दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। आइए सभी हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारी क्लास को शेयर कर दीजिए। रोज़ हमारी क्लास सुबह 10 बजे होती है, आप सभी को पता ही है, और जिसको नहीं पता है उनको भी पता लग जाए, इसलिए हमारी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। सारी क्लासेस हमारी टाइम टू टाइम कराई जा रही हैं, आप सभी क्लासेस को लेते रहिए। जिस किसी को भी नहीं पता है उन्हें एक बार फिर बता देते हैं। सुबह 10 बजे हमारी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है, शाम 4 बजे हमारी कला वर्ग और विज्ञान वर्ग की क्लास होती है, शाम 7:30 बजे हमारी रीजनिंग की जगह अभी हमारी हर्षी मैम की क्लास चल रही है जो कि बहुत अच्छी है, उसको भी आप लोग लीजिएगा। और शाम 8 बजे हमारी सामान्य हिंदी की क्लास होती है, तो वो उसको भी आप लोग ले लीजिएगा। कुछ दिनों के लिए अभी रीजनिंग की क्लास को स्टॉप किया गया है, थोड़े दिनों बाद उसको भी शुरू करा देंगे। फ़िलहाल अभी जो क्लास चल रही है 7:15 पर, उसको भी आप लोग लेते रहिए। साइंस वर्ग की क्लास है, जो लोग साइंस वाले हैं उसको ज़रूर लीजिएगा, आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, जो कि हर्षी मैम के द्वारा कराई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले 12 वर्षों के प्लस प्रश्न पत्र आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप लोग या दोनों ही वर्ग के प्रश्न पत्र ले सकते हैं, साइंस ग्रुप के और आर्ट्स ग्रुप के। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर वहां से नहीं ले पा रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। कल हमने जहाँ से क्वेश्चंस को छोड़ा था हम वहीं से आज आगे के क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम पॉलिटी के क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा 28 में बोला गया है धन विधेयक पेश किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा केवल लोकसभा में, बी हो जाएगा केवल राज्यसभा में, सी हो जाएगा लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में, डी हो जाएगा लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में, और ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई भी धन विधेयक होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई भी धन विधेयक होता है उसको हमेशा हम कहाँ पेश करते हैं, लोकसभा में पेश करते हैं, केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। कोई भी धन विधेयक हुआ उसको हम कहाँ पेश करते हैं, लोकसभा में पेश करते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा हमारा। 29 में बोला गया है लेखानुदान बना है। ऑप्शन लेखानुदान, अच्छा लेखानुदान कहते किसे हैं, ये चीज़ भी आ रही होगी दिमाग में। हाँ, तो लेखानुदान क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे बजट हमारा पूरी साल का बन गया, पूरी साल की मतलब चुनाव हो गया, बजट बन गया, पूरी साल की जो है प्रक्रिया शुरू हो गई। फिर क्या होता है, कभी कभी चुनाव हमारा वर्ष के लास्ट में होता है, मतलब वर्ष के अंत में होता है। तो क्या होता है, जो हमारा नया बजट बनने की मतलब तैयारी नहीं हो पाती या फिर किसी कारणवश नहीं बन पाता है, तो हमें क्या होता है, लेखानुदान जारी करना होता है। क्योंकि अगर हम नई सरकार बनाएंगे तो हमें पैसा भी चाहिए होता है, मतलब किसी भी काम के लिए क्या है, अगर हमें धनराशि की ज़रूरत है तो हम क्या कर सकते हैं, पुराने बजट की सहायता ले सकते हैं, मतलब पुराने बजट से जो है हम धनराशि ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेखानुदान जारी करवाना होगा। लेखानुदान क्या करना होगा, जारी करवाना होगा। तो वही जो प्रक्रिया होती है, वही जारी करने की जो धनराशि लेने की जो प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, लेखानुदान कहलाती है। क्या कहलाती है, लेखानुदान कहलाती है। मतलब पुराने बजट से ली गई धनराशि क्या कहलाती है, लेखानुदान कहलाती है। अच्छा, अब इस धनराशि को जब लेंगे तो कोई कागजी कार्रवाई ही होगी। जब इतना बड़ा क्या नाम काम कर रहे हैं हम, मतलब सरकार का कोई भी काम होता है वो कागजी कार्रवाई से ही होता है। तो क्या होता है, हमारा अनुच्छेद 116 के अंतर्गत क्या करेगा, इसको लोकसभा जारी करेगा, ठीक है। लेखानुदान को कौन कर सकता है जारी, लोकसभा जारी कर सकता है। क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा क्या होता है, कोई भी धन विधेयक होता है उसको कहाँ पारित करते हैं, हमेशा लोकसभा में पारित करते हैं। कोई भी धनराशि या फिर धन विधेयक का काम होता है तो हमेशा कहाँ होता है, लोकसभा में ही होता है। तो इसको भी कौन जारी करेगा, लोकसभा जारी करेगा, ठीक है। तो लेखानुदान क्या होता है, समझ आ गया। पुराने बजट से ली गई धनराशि क्या कहलाती है, लेखानुदान कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में बोला गया है कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, बी में बोला गया है अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, सी में बोला गया है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, और डी में बोला गया है बजट के लिए, और ई में बोला गया है उपयुक्त में से
कोई भी नहीं। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, मतलब बजट जो बजट हमारा है वो नहीं बन पाया है, इसलिए क्या हम करेंगे, पुराने वाले बजट से क्या करेंगे, हम अपना धनराशि लेंगे या फिर अपना काम चलाएंगे, जो भी हमें ज़रूरत होगी उसको हम क्या करेंगे, पुराने बजट से पूरा करेंगे। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, हमारे क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, बी हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर को, सी हो जाएगा संसदीय मामलों के मंत्री को, डी हो जाएगा हमारा भारत के राष्ट्रपति को। तो ठीक है, लोक सेवा समिति किससे बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कम्युनिटी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होती है, लोक सेवा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, लोकसभा के स्पीकर को करती है, लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और क्या होती है इसकी विशेषताएं, कुछ पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, 15, और राज्यसभा के कितने होते हैं, 7। तो टोटल इसमें कितने सदस्य हो गए, 22। ठीक है, टोटल कितने सदस्य हो गए, 22। यानी कि लोक सेवा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, 22, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ऐसे करके भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो देखते हैं, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी मतलब ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे तो सी गलत है कि क्या कर सकता है ये कोर्ट मार्शल को छोड़ के, जबकि क्या कर सकता है ये कोर्ट मार्शल की भी सुनवाई कर सकता है। तो यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है, तो क्या हो जाएगा इसका क्या है, सभी की सुनवाई कर सकता है, कोर्ट मार्शल की भी सुनवाई ये कर सकता है। तो ऑप्शन हमारा यही वाला सही हो जाएगा। ठीक, और इसका गठन जो हुआ था 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही है। यह सबसे उच्चतम अदालत है, ये भी बिल्कुल सही है, और ये लास्ट वाला भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा गया है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 में पूछा गया है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मुख्यमंत्री, बी हो जाएगा राज्यपाल, सी हो जाएगा मुख्यमंत्री का सचिव, और डी हो जाएगा मुख्य सचिव। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी में क्या लिखा है, राज्यपाल। राज्यपाल कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख होता है। जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वो किसमें निहित होती हैं, राज्यपाल में होती है। राज्य की जो भी कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं वो इसमें राज्यपाल में निहित होती हैं। तो राज्यपाल क्या करेगा, संवैधानिक प्रमुख होता है वहाँ का, और जो भी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं वो राज्यपाल के पास होती हैं, और ये क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी सलाह से क्या करेंगे, काम करेंगे। अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह से क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो राज्यपाल हो जाएगा इसका आंसर, भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में बोला गया है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे, ए हो जाएगा राष्ट्रपति, बी हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी हो जाएगा उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, डी हो जाएगा राज्य के राज्यपाल को। तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो जो त्यागपत्र होता है किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 217 का के अंतर्गत, मतलब ये किस में लिखा गया है, अनुच्छेद 217 में, 217 का में रखा गया है कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति की वो न्यायाधीश की अगर आयु पूछे जाए, मतलब कितने वर्ष तक वो कार्यरत रह सकता है, तो 62 हो जाएगी। ठीक है, 62 हो जाएगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा।
भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र कौन है? ठीक है, मानस पुत्र है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा न्यायमूर्ति भगवती, बी हो जाएगा श्री राजीव गांधी, सी हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो ये कौन हो जाएंगे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके मानस पुत्र कौन हो जाएंगे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ये जो क्या नाम अदालत है, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो 4 अगस्त 2007 को किया गया था। कहाँ किया गया था? हरियाणा के मेवात जिले के पुनः देश की पहली मोबाइल, ठीक है, पहली मोबाइल ये संस्था थी, मतलब अदालत थी। इसका उद्घाटन कहाँ किया था? हरियाणा के मेवात जिले में किया गया था। हरियाणा के मेवात जिले में किया गया था पहला उद्घाटन। इस संस्था का, इस अदालत का पहला उद्घाटन कहाँ किया गया था? हरियाणा में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा हमारा। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? क्या है? राष्ट्रपति के पास जो है अन्य शक्तियाँ, अन्य वीटो पावर वगैरह होती हैं, तो वो क्या हो जाएगी? उसमें से पूछा है कि राष्ट्रीय आपात जो है वो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा लगा सकता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हमारा। ऑप्शन ए हो जाएगा 352, बी हो जाएगा 370, सी हो जाएगा 371 और डी हो जाएगा 395। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति किसके अकॉर्डिंग आपातकाल लगाता है? 352 के अकॉर्डिंग। कब लगाता है? या फिर तो कोई बाहरी सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या फिर कोई आक्रमण हो जाए, कोई युद्ध हो जाए, या फिर कोई आंतरिक अशांति हो जाए, ठीक है। तो ये क्या लगाया जाता है? क्या नाम? राष्ट्रीय आपात, ठीक है। तो आंतरिक अशांति को मतलब अब हटा दिया गया है। कोई भी आंतरिक अशांति अगर होती है तो अब आपातकाल नहीं लगाया जाता है। आज तक आपातकाल लगा है एक बार। कब लगा था? हमारा 44वें संविधान संशोधन 1978 से क्या नाम इसको हटा दिया गया है। एक बार कांग्रेस के अधिवेशन के द्वारा, मतलब इसको लगाया, कांग्रेस के अधिवेशन के टाइम लगाया गया था एक बार, बस तब से इसको आंतरिक अशांति के कारण नहीं लगाया जाता है, ठीक है। बाहरी कोई आक्रमण होता है तब इसको लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, 352 के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। किस अनुच्छेद के द्वारा की गई, ये पूछा है। ऑप्शन ए हो जाएगा 57वें संशोधन 1987 से, ऑप्शन बी हो जाएगा 61वें संशोधन 1988 से, ऑप्शन सी हो जाएगा 61वें संशोधन 1989 से, डी हो जाएगा 65वें संशोधन 1990 से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किससे की गई है? 61वें संशोधन 1989 से। क्या उम्र को क्या किया गया है? संशोधन 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18। मतलब अब 18 वर्ष का जो भी इंसान होगा वो क्या कर सकता है? वोट दे सकता है, मतदान कर सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ पढ़ते हैं। 37 में बोला गया है आम चुनाव के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? 61वें संशोधन द्वारा। 61वें संशोधन द्वारा 1987 था ना, 1989 में, ठीक है। 61वें संशोधन 1989 द्वारा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची से मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, ठीक। 8वीं अनुसूची जो है उसमें कितनी भाषाएं रखी गई हैं? 16 हैं, 17 हैं, 18 हैं या 20 हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे इसमें से सारे गलत हो जाएंगे। वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? 22। कितनी भाषाएं हैं? 22। ये ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। तो वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हो जाएंगी? 22 हो जाएंगे। लेकिन जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, इससे पहले कितनी भाषाएं थी? 18 थी। लेकिन इसके बाद कितनी भाषाएं हो गई? 22। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हो जाएंगी? हमारी 22 भाषाएं हो जाएंगी, ठीक है। इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग नोट कर लीजिए। कितनी भाषाएं हो जाएंगी? हमारी 22 भाषाएं हो जाएंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा बलवंत राय समिति,
ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक मेहता समिति, सी हो जाएगा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण व महाराष्ट्र समिति, डी हो जाएगा ग्राम नगर संबंध समिति। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। किसने? बलवंत राय मेहता समिति। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा त्वरित निर्णय, बी हो जाएगा लचीलापन, सी हो जाएगा बड़े देशों के लिए आदर्श, डी हो जाएगा कानून की एकरूपता और ई हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा हम देखते हैं त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकता, ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे लचीले मतलब सही क्या है? सही कानून व्यवस्था के अपर रूप हैं। ठीक, लेकिन जो सी है बड़े देश के लिए आदर्श, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यही ऑप्शन हम गलत ही पूछा गया, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा कि बड़े देशों के लिए आदर्श, ये कोई शासन व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, बी हो जाएगा जेबी कृपलानी, सी हो जाएगा बलवंत राय मेहता और डी हो जाएगा अशोक मेहता। ठीक, डी हो जाएगा हमारा अशोक मेहता। तो ऑप्शन जो है हमारा वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकेंद्रीकरण प्रणाली की शुरुआत जो है वो किसने की थी? सी हो जाएगा बलवंत राय मेहता। ठीक, किसने की थी? बलवंत राय मेहता। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 शायद क्वेश्चन आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं, यही कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45 को कर 45 को कर लेते हैं। इसमें बोला गया है 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? मतलब जो अनुसूचित जाति की सूची है उसमें जातियों की संख्या कितनी रखी गई है? ठीक है, 14 अगस्त मतलब इस संशोधन के बाद। ठीक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 206, बी हो जाएगा 1206, सी हो जाएगा 1410 और डी हो जाएगा 1500। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितनी रखी गई? 1206। ठीक, कितनी रखी गई? 1206। 2007 को मतलब 14 अगस्त 2007 के बाद से कितनी हो गई? 1206। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा जर्मनी, बी हो जाएगा फ्रांस, सी हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन और डी हो जाएगा चीन। तो ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है कौन सदस्य नहीं है? जर्मनी नहीं है। ठीक, जर्मनी नहीं है। और अच्छा कितने सदस्य इसमें शामिल हैं? तो 15, मतलब 15 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें से क्या है 5 स्थायी हैं। ठीक, और शेष जो 10 रह जाएंगे वो अस्थायी हो जाएंगे। ठीक है, 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद क्या होते हैं? मतलब महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, संयुक्त महासभा द्वारा चुने जाते हैं। तो कितने सदस्य हैं? कुल 15 हैं। उसमें से 5 मेन है। कौन कौन से मेन हो जाएंगे हमारा? एक तो अमेरिका हो जाएगा मतलब यूएसए, दूसरा ब्रिटेन हो जाएगा, तीसरा रूस हो जाएगा, चौथा फ्रांस और चीन। ठीक, ये आपको याद रखने चाहिए, आप लोग लिख लेना, नोट कर लेना। फिर से एक बार बोल दे रही हूँ, क्या क्या हो जाएंगे हमारे? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, दूसरा ब्रिटेन हो जाएगा, तीसरा रूस हो जाएगा, चौथा फ्रांस हो जाएगा और 5वां क्या हो जाएगा हमारा? चीन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। ठीक, एक बार फिर नोट कर लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, रूस हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा और चीन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। 47 में हमसे पूछा गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महिला अधिकारों के संरक्षण से, बी हो जाएगा मानव अधिकारों के संरक्षण से, सी हो जाएगा अस्पृश्यता के उन्मूलन से, डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो संगठन है वो किससे जुड़ा हुआ है? मानव अधिकार के संरक्षण से। किससे? मानव अधिकार के संरक्षण से। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। 1961 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा हमारा
चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चीन की जो समाचार एजेंसी है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए हो जाएगा चाइना न्यूज़, बी हो जाएगा चाइना टाइम्स, सी हो जाएगा न्यू चाइना न्यू एजेंसी, न्यू चाइना न्यू एजेंसी, और डी हो जाएगा हमारा न्यू चाइना रिपोर्ट। क्या हो जाएगा? न्यू चाइना रिपोर्ट। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा चीन की समाचार एजेंसी का? न्यू चाइना न्यू एजेंसी। ठीक है, न्यू चाइना न्यू एजेंसी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। 49 में पूछा गया है किस देश की सरकारी रिपोर्ट को यूलो बुक कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा फ्रांस, बी हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन कट गए हैं हमें लग रहा है, ए हो जाएगा हमारा फ्रांस, बी हो जाएगा हमारा ब्रिटेन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, ए ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। यूलो बुक किसको, किसकी सरकार को, सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है? तो किसको? फ्रांस को। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूलो बुक कहाँ की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है? फ्रांस की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग रोज़ हमारे साथ जुड़ते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए और क्लास को लेते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। और भी क्लासेस कराई जा रही हैं उनको भी लेते रहिए, और शेड्यूल आपको पता ही है, आप लोग इसको देख लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।